नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में हम छंद के बारे में विचार करते हुए गण और यति गति के ऊपर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि विदित है कि कोई भी पद्य जो है वो छंदमयी रचना है, यानी छंदों में बंधा हुआ होता है। और वो कौन सा छंद है, यह जानने के लिए हम उसकी मात्राओं और वर्णों पर विचार करते हैं। मात्राओं और वर्णों के आधार पर ही छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तो वर्णों पर विचार किया जाता है, वो होते हैं वर्णिक छंद। वर्णों के बारे में जानने के लिए या वर्णिक छंद के बारे में जानने के लिए हमें उससे पूर्व गण के बारे में जानना आवश्यक है। 3 छंदों के समूह को गण कहा जाता है तथा छंद विधान में गुरु तथा लघु वर्ण के संयोग से गण का निर्माण होता है। यह गण संख्या में कुल 8 होते हैं। प्रथम यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठा भगण, सातवां नगण और आठवां सगण। इन गणों के नाम को और इसके जो निश्चित स्वरूप है, इसका जो सूत्र है, उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। वो है य माता राज भान सलगा। इसके आधार पर आप इन 8 के नाम याद रख सकते हैं और उसके साथ साथ इनके लक्षण और रूप को भी ध्यान में रख सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यगण की। यगण, इसके सूत्र जानने के लिए, इसके लक्षण जानने के लिए हम उसी सूत्र में से आगे वाले 2 वर्ण और लेते हैं, य माता। और इसकी मात्राएं देखते हैं। य के ऊपर य के साथ है ए की मात्रा, यानी कि लघु वर्ण। माता में आ और आ स्वर होने के कारण यह दीर्घ वर्ण है, यानी कि प्रथम लघु और द्वितीय तृतीय वर्ण दीर्घ होगा तो वहाँ यगण गण माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण है हमारा। दूसरा हम यदि बात कर दें मगण। मगण जो गण है उसके लक्षणों में इसके तीनों जो वर्ण हैं वो दीर्घ माने जाते हैं। मातारा, इसके आगे के शब्द यदि हम सूत्र में देखें, यह माता राज भान से लगा, तो उसमें माँ के आगे आता है ता और रा, माँ तारा। और इस पर यदि हम देखें, माँ के आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, यानी तीनों ही यह दीर्घ वर्ण है। तो ये मगण के लक्षण हो गए कि जहाँ तीनों ही वर्ण दीर्घ हो वहाँ मगण होता है। जैसे कि बादामी। तीसरा है तगण। तगण में आप सूत्र में देखिए, ता के आगे आएगा ताराज, ताराज, यानी कि प्रथम 2 वर्ण दीर्घ और अंतिम वर्ण लघु, वहाँ तगण होगा। जैसे कि जापान। इसके बाद रगण। रगण में सूत्र में देखेंगे तो आएगा राजभा, यानी कि प्रथम और अंतिम वर्ण दीर्घ है तथा मध्यम वर्ण लघु। उदाहरण रोशनी। जगण। जगण में आप सूत्र में देखें तो यह माता राज भा न, ज के आगे आ रहा है भा और न, जय भान, यानी कि प्रथम और अंतिम वर्ण लघु और मध्यम वर्ण दीर्घ होगा, वहाँ जगन वर्ण होगा। इसके आगे है भा, भा न स, यानी कि इसमें पहला दीर्घ और आगे के 2 लघु वर्ण, वहाँ भगण होगा। नगण में न स ल, यानी तीनों ही लघु वर्ण होंगे, जैसे कि नयन, कमल, तीनों इसके वर्ण लघु हैं, तो वो नगण है।
स ल ग, स ल गा। तो यानी कि प्रथम और द्वितीय वर्ण लघु तथा तृतीय वर्ण दीर्घ होगा, वहाँ सगण होगा। जैसे कि सपना, सपना। स और प में ए की मात्रा यानी लघु वर्ण, और ना में आ की मात्रा यानी दीर्घ वर्ण। इस प्रकार हम 8 गण याद करके हम इस सूत्र की सहायता से उनके लक्षण, उनके रूप और उनके उदाहरण जान सकते हैं। अब जब हम विचार करते हैं छंद पे, तो उसमें एक आता है चरण तथा पद। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक छंद में चरण अथवा पद या दोनों होते हैं। प्राय करके देखा जाता है कि चरणों की संख्या किसी भी कविता में 4 होती है, लेकिन कभी कभी यह छंद में 4 होती है, लेकिन कभी कभी यह 6 भी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यह प्रथम चरण है। जैसे पेड़ खजूर, यह द्वितीय चरण है। पंथी को छाया नहीं, यह तृतीय चरण है। और फल लागे अति दूर, यह चतुर्थ चरण है। यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण को हम विषम चरण भी कहते हैं, तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण को सम चरण कहा जाता है। छंदों पर विचार करते समय यति और गति पर विचार करना भी आवश्यक होता है। यानी छंद तभी सार्थक होगा जब उसमें यति होगी और गति होगी। यति किसे कहते हैं, सर्वप्रथम ये देखते हैं। यति का अर्थ है रुकना, ठहरना। तो छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण में के अंत में हमें थोड़ा सा रुकना, ठहरना पड़ता है, तो उसे यति कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि छंद थोड़ा लंबा होता है, पंक्ति लंबी होती है, तो हमें छंद के बीच में भी ठहरना पड़ सकता है। इसको हम यति, विराम या विश्राम भी कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तो उक्त पंक्ति में हम तारे डूबे के बाद में थोड़ा सा ठहरे, उसके बाद में तम टल गया, उसके बाद में थोड़ा सा विराम लिया, छा गई व्योम लाली, उसके बाद में विराम लिया। तो यानी कि उक्त पंक्ति में पहले 4 वर्णों के बाद, फिर 6 वर्णों के बाद, तत्पश्चात 7 वर्णों के बाद विराम आ रहा है। तो इस प्रकार जब 4, 6 और 7 वर्णों पर विराम आता है, तब वह छंद मंदांक्रांता छंद कहलाता है। यानी कि उक्त पंक्तियां इस छंद का उदाहरण हैं। यति के पश्चात हम बात यदि करें गति की, तो छंद को पढ़ने में एक लय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक छंद की एक लय अवश्य होती है, तो इसी लय को हम गति कहते हैं। यदि लय नहीं है, गति नहीं है, तो वो छंद नहीं है, वो कविता नहीं है, वो केवल गद्य है। तो प्रत्येक पंक्ति की अपनी लय होती है। पंक्तियों में यदि मात्राओं और वर्णों के नियम पूरे हो गए हैं, लेकिन उसमें यदि गति नहीं है, तो वह छंद पूर्ण नहीं बन पाता है। उदाहरण हम पिछला ही देखते हैं, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। यानी पढ़ने की इसकी एक गति है, एक लय है, इसके कारण ये छंद है। धन्यवाद।